Good morning, friends. Welcome to in Suvarna Best 2024-2025 in Ayurveda Reality Channel. ओके, चलो। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, जिसका टॉपिक हम कवर करेंगे दोष। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है दोष। दोष में हम पढ़ेंगे सबसे पहले दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, फिर हम दोष की निरुक्ति, व्याख्या, गति ये पढ़ेंगे। फिर दोष ऋतु के संबंध, गुणों के संबंध वो पढ़ेंगे। फिर प्राकृत दोष वैकृत दोष पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा हूँ अपन मैं क्या क्या कवर करने का है दोष में। ठीक है, इतने टॉपिक हम कवर करेंगे आज के वन शॉट में। ओके, और जितना मैं बताऊंगा आपको उतना ही इस चैप्टर से पढ़ना है और उतना ही आपको इस चैप्टर से लिखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज दोष। ओके, दोष क्या है सर? अब मुझे ये बताओ कि दोष होते क्या हैं? हाँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि दोष होते क्या हैं? वात पित्त का तीन दोष आप सभी को पता है। ठीक है, मतलब मनुष्य शरीर में सही प्रकार की जीवन उपयोगी क्रियाएं जिस शरीर भाव विशेष के द्वारा संपन्न होती है उसे दोष कहते हैं। एक ऐसा भाव जिसके द्वारा कुछ क्रिया संपन्न हो रही है, उस भाव को क्या बोलेंगे? दोष कहेंगे। ठीक है, अब देखो दोष का सिंपल डेफिनेशन क्या है, दोषनाद इति दोषः। ठीक है, मतलब क्या बोलता है, अपनी प्राकुपित अवस्था में बात है त्रिदोष के शरीर को प्राकुपित घटक दूषित करने कार्य को अतः दोष संज्ञा दी गई है। धातु क्या बोलता है? धारणा धातु। ठीक है, तो देह धारणा होता है, शरीर का धारण करने वाले को हम धातु कहते हैं। और मल मलनी करना मलह, वादिश कार्य के पश्चात जब क्षीण या जीर्ण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मल कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे दोष की निरुक्ति। ठीक है, दोष की निरुक्ति फिर गति देखेंगे। दोष की निरुक्ति गति देखते हैं। ठीक है, अब समझा? दुष्यनाथ इति दोषः धारणात् देह धातव मलिनीकरणात् मलः। ओके, ये हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, ये आप सबको पता है, या तक मुझे पता, या मैं समझ के चल रहा हूँ। ओके, चलो अब देखेंगे निरुक्ति और गति दोष की। दोष की देखेंगे हम निरुक्ति और गति। ठीक है, दोष की निरुक्ति क्या रहती है? दुष्यंति इति दोषः। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, अन्य घटकों को दूषित करने के कारण कोई अन्य घटकों जो दूषित करते हैं उसके जो दूषित करने के जो कारण बनते हैं वही क्या होता है? दोष होता है। अब दोष की गति क्या बनती है? दोष की तीन तरह की गति होती है। देखो, इसमें आप कुछ लोग नहीं कहते हुए चलेगा, मतलब दोष की तीन गति नाम, तीन गति आपको मालूम होनी चाहिए। कौन सी? पहली गति होती है पहली गति है क्षय स्थान व वृद्धि गति। क्षय स्थान व वृद्धि गति। दूसरी गति होती है ऊर्ध्व अधवा व तिर्यक गति। वह तिर्यक गति। और तीसरी गति होती है कोष्ठ शाखा व मर्मस्थ की संधि गति।
ठीक है, ये 3 गति होती है। पहली कौन सी होती है? क्षय स्थान व वृद्धि गति। दूसरी होती है ऊर्ध्व अधः व तिर्यक गति। और तीसरी होती है कोष्ठ शाखा व मनमासी संधि गति। ओके, तो देखो पहली गति हम देखेंगे क्षय स्थान व वृद्धि गति। ठीक है, क्या बोलते हैं? देखो, दोषों की साम्य अवस्था ही दोषों का स्थान गति होती है। जब दोष साम्य अवस्था में होते हैं तो उनकी कौन सी गति होती है? स्थान गति होती है। दोषों का कम होना उसकी क्षय गति। जब दोष कम होते हैं क्षय गति। जब दोष कम हो जाएंगे तो कौन सी गति बोलेंगे? क्षय गति। जब वृद्धि होंगी उसकी वृद्धि गति। क्षय होंगी क्षय गति, कम होंगे क्षय गति, बढ़ेंगे वृद्धि गति, और साम्य अवस्था में रहेंगे स्थान गति। ठीक है, पिनष्ट दोषों की ऊर्ध्व अधः तिर्यक गति। दोषों की ऊर्ध्व अधः व तिर्यक गति। इसमें क्या बोलता है? प्राणवायु की गति अधोगामी होती है। ठीक है, मतलब अधोगति, मतलब प्राणवायु की जो गति होती है वो कैसी होती है? अधोगामी होती है। तो कौन सी गति होगी? अधः गति होगी, ये वाली। ओके, परंतु ये प्राणी जब उदान उर्ध्वगामी वायु से छोड़कर ऊर्ध्वगामी होती है तो होगी ऊर्ध्वगति बन जाएगी। तब तक श्वास के सामने व्याधि उत्पन्न करता है। ऐसे समय चिकित्सा करण प्राणवायु की प्राप्त गति प्राप्त करने चाहिए। रक्तपित्त जैसे व्याधि दोषों की वजह से दृष्टिकोण से असाधारण महत्व रखता है। ठीक है, तीसरी गति की दोषों की कोष्ठ शाखा और मर्मास्थि संधि गति। ठीक है, ये क्या बोलती है? कोष्ठ वातादि त्रिदोष का प्रधान स्थान है। जो कोष्ठ होता है, कोष्ठ में कोष्ठ मेनली कोष्ठ वात दोष का प्रभाव स्थान है। क्या स्थान है? प्रधान स्थान है। मतलब मेन स्थान कौन? वात दोष का जो मेन स्थान की बात करते हैं कौन सा होता है? कोष्ठ होता है। ठीक है, इस कोष्ठ में दोषों का जब प्रकोप होता है तब कोष्ठ के दोष अपने स्वाभाविक स्थान छोड़कर संपूर्ण शरीर में फैलते हैं और इन दोषों को शाखागत प्राप्त होता है। शाखा इस शब्द से यहाँ पर रस रक्त आदि धातु व त्वचा अपेक्षित होते हैं। ठीक है, इतना ही बस, इसका अर्थ नहीं। कोष्ठ शाखा व मनोमय संधि गति। देखो, कोष्ठ में हमें मेन दोष कौन सा देखने को मिलता है? वात दोष। ठीक है, और कोष्ठ एक शाखा हो गई है। ठीक है, और वहां पे बहुत सारे मर्म देखने को मिलते हैं उस स्थान में। ठीक है, तो हो गया हमारी मनोमय संधि गति मेनली। अब आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहा हूँ एक टेबल जिसमें लिखा है दोष संचय प्रकोप प्रशम। तो देखो, ये टेबल आपको याद करने का है बस। इसका एवोल्यूशन आप अगर अपने वर्ड्स में लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम, बस एक टेबल निकाल के आना प्रॉपरली। क्या बोला? देखो, दोष संचय प्रकोप प्रशम। वात का संचय कौन सी ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में, और वात का प्रशम शरद ऋतु में। सेकेंड, पित्त का प्रकोप संचय वर्षा में, प्रकोप शरद में, प्रशम हेमंत में। कफ का संचय शिशिर में और प्रकोप बसंत में, प्रशम ग्रीष्म में। ठीक है, बस इतना ही। रस दोष संबंध में ये 2 टेबल याद रखो। रस दोष संबंध में ये 2 टेबल याद रखो, मतलब याद रखो, रट्टा मार लो टेबल को। रस दोष संबंध अगर ऐसे कि मैं रस दोष संबंध आता है ये 2 टेबल में निकालूंगी तो आराम से 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे, आराम से 4 मार्क्स या 3.5 मार्क्स आराम से दे देंगे। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 टेबल निकालो, खत्म रस दोष संबंध में। तो क्या बोल रहा है? दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ठीक है, अगर हम वात दोष की बात करते हैं, ठीक है, वात दोष, वात की वृद्धि कौन से रस करते हैं? कौन से कटु तिक्त कषाय करते हैं। और क्षय कौन करते हैं? मधुर अम्ल लवण। वात दोष का जो क्षय कौन सी रस करते हैं? मधुर अम्ल लवण। और कटु तिक्त कषाय क्या करेंगे? वात दोष की वृद्धि करेंगे। सेकेंड, अगर हम बात करें पित्त दोष की, तो पित्त दोष की वृद्धि क्षय कौन करेगा? वृद्धि कौन करेंगे? कटु अम्ल लवण। और क्षय कौन करेंगे? मधुर तिक्त लवण। ठीक है, और सेम कफ में देखो, वात की जो क्षय कारक रस है वही कफ के वृद्धि कारक रस होंगे, और वात के जो वृद्धि कारक रस है वो कफ के क्षय कारक रस होंगे। उल्टा कर दो, क्रॉस कर दो। ठीक है, फिर हम कहते हैं रस में उत्पादित तत्व है जल पृथ्वी। वात किसमें? मधुर रस में। और कौन से दोष के शमन करते हैं? मधुर रस। वात दोष के शमन करेगा और पित्त दोष के शमन करेगा। और वो दोष का कौन दोष प्रकोप करेगा? अब वात और पित्त कफ शमन कर रहा है तो कॉमन सी बात है कि कफ को प्रकोप करेगा कौन? मधुर रस। तो कफ को बढ़ाएगा, मधुर रस कफ को बढ़ाते हैं, सभी को पता है। ठीक है, जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो कफ, हमारे को लगता है कि हमारे इसमें कफ बढ़ रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अम्ल लवण की। तो इसमें अम्ल मतलब इसमें पृथ्वी और अग्नि जो तत्व रहेंगे, इसमें वात का क्या होगा? शमन होगा, और पित्त और कफ का प्रकोप होगा। कफ के साथ पित्त के प्रकोप करेगा कौन? अम्ल लवण, अम्ल रस। फिर लवण रस में जल और अग्नि। ठीक है,
जिसमें वात और सेम पित्त और कफ हो, ये क्या करेगा, प्रकोप करेगा। कटु रस में वायु और अग्नि आएंगे, दो महाभूत आएंगे, ठीक है, वायु और अग्नि, जिसमें कफ का शमन होगा लेकिन वात और पित्त का प्रकोप होगा। पित्त रस में वायु और आकाश तत्व आएंगे जो पित्त और कफ का शमन करेंगे और वात का प्रकोप करेंगे। फिर कषाय रस में वायु और पृथ्वी आएंगे जिसमें पित्त और कफ का शमन होगा और वात का प्रकोप होगा, ठीक है। फिर गुणदोष संबंध में आपको एक गुणदोष संबंध आप मत करो चलेगा, क्योंकि आप ये सेम गुणदोष जो गुणदोष संबंध कुछ नहीं है, वही विषंति गुण है, गुरुवादी गुण है, ठीक है। ये अगर आप नहीं भी करने चलेगा, ये आपको पेपर में नहीं पूछेगा गुणदोष संबंध, ठीक है। अगर आपको गुणदोष संबंध पूछ भी लिया तो आप पदार्थ विज्ञान का वो गुरुवादी गुण भी अगर लिख के भी आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं क्यों नहीं बोल रहा पढ़ने को, स्किप करने को, कि यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछता है गुणदोष संबंध, ठीक है, और ना पूछेगा, ठीक है। अगर ये पूछेगा भी तो आपको पदार्थ विज्ञान का जो गुरुवादी गुण है वो भी अगर आप लिख के आ जाते हो तो आपको 3.5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, मेरी गारंटी श्लोक के साथ लिख के आ जाना, ठीक है, प्रॉपरली पूरा, ओके। ये आप टॉपिक स्किप कर सकते हो पढ़ते वक्त, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार ऊपर से देख लेना, ठीक है। फिर देखो ये टेबल एक संचय प्रकोप शमन, वाद के कौन से गुण संचय करेंगे, प्रकोप कौन से गुण करेंगे और शमन कौन से गुण करेंगे, ये टेबल आप याद कर लो। ये टेबल से आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है और पूछता ही चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है इस टेबल में, टेबल आपको मैं स्क्रीन दिख रहा है, मैं जो टेबल पढ़ा रहा हूँ आप वो वही टेबल अपने नोट्स में नोट करो, या आपने कोई से बुक में नोट करो। आपको उतना ही पढ़ने का इस चैप्टर से जितना मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ, आपको उतना ही पढ़ने का, ठीक है। आपको इसके अलावा और कोई डिटेल में जाने का नहीं है। हाँ, जिनको लेक्चर डिटेल वाला देखने का है, मतलब जिनमें रेगुलर लेक्चर देखने का है, तो मैं रेगुलर लेक्चर से पढ़े इस चैप्टर के ऊपर, 2 लेक्चर पढ़े इस चैप्टर के ऊपर मेरे रेगुलर लेक्चर, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके या तो मेरे चैनल जाके आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको वही उतना ही याद रखना और पढ़ना है, ठीक है, और उतना ही नोट करना है। अब देखो वाद के कौन से गुण संचय करेंगे, वाद के कौन से गुण है जो संचय करते हैं, उष्ण रुक्ष लघु खर सूक्ष्म एवं छल। प्रकोप कौन करेंगे, शीत रुक्ष लघु खर सूक्ष्म एवं छल। शमन करेंगे उष्ण स्निग्ध गुरु मंद एवं सांद्र गुण। पित्त शीत स्निग्ध तीक्ष्ण लघु विषम एवं सर गुण। और प्रकोप उष्ण स्निग्ध तीक्ष्ण लघु एवं विसर गुण, ठीक है। और शीत गुरु मंद एवं सांद्र क्या करते हैं, शमन करते हैं। कफ में सेम स्निग्ध गुरु मंद सांद्र, उष्ण स्निग्ध गुरु मंद एवं सांद्र, उष्ण रुक्ष लघु छल सूक्ष्म। अब एक और एक टेबल यहाँ पे दोष बराबर एक टेबल आपको दिख रहा होगा, याद रखो, इसको कोई समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस आप सभी को कॉमन, ये कॉमन बात है, ये कौन आपको पता होंगे कि सुबह वात, मध्य में पित्त, सुबह वात, दोपहर में पित्त और शाम को कफ, बस खत्म, इतना याद रखो, देखिए आप याद कर लेना। अब हम देखेंगे डायरेक्ट आते हैं हम प्राकृत दोष और वैकृत दोष के ऊपर, ठीक है। प्राकृत दोष और वैकृत दोष, आपको मेरी स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा, प्राकृत दोष और वैकृत दोष, ठीक है। इसके श्लोक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, ओके। ये यहाँ से आपको पूछेगा तो प्राकृत दोष वैकृत दोष में अंतर बताओ बोलेगा, डिफरेंस पूछेगा तो, ठीक है। मैं तो वो भी नहीं पूछेगा, प्राकृत दोष भी आपको ऐसे भी नहीं पूछता है, ठीक है। यहाँ से पूछेगा तो आपको यदि डिफरेंस पूछेगा इस टॉपिक से, प्राकृत वैकृत दोष में डिफरेंस बताओ, ठीक है। प्राकृत दोष क्या बोलता है, गर्भोत्पत्ति काल में शुगर से संयोग से प्राप्त हुए तथा व्यक्ति सप्तविधि प्रकृति के लिए कारणीभूत शरीर के जन्मजात वादित त्रिदोष प्राकृत दोष कहा जाता है। और धातु सत्य भी गई थी, जो जन्मजात विकृति होती, प्रकृति होती, जो जन्मजात शरीर की प्रकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृत दोष कहते हैं, ठीक है। इसे धातु की संज्ञा भी दी गई है। वैकृत दोष आहार के द्वारा पोषित होने वाली तथा शरीर की विकृति का मान होने वाली विकृत दोष को विकृत दोष कहा जाता है। अब देखो वो प्राकृत था तो विकृत होगा, अब जो शरीर में विकृत उत्पन्न हो रहा है, विकृत दोष आ रहे हैं, विकृत प्रकार की कठिनाइयां हो रही है हमारे शरीर में, उसे हम कौन सा दोष बोलेंगे, वैकृत दोष बोलेंगे, ठीक है। व्यक्ति की आयु, ऋतु और अन्न, इन 3 अवस्था के अनुसार उसके प्रमाण निरंतर बदलते रहते हैं, किसके, वैकृत दोष के, ठीक है। अब देखो रस का मल होता है कफ, रक्त का मल होता है पित्त, अन्न का मल होता है वायु। रक्त का मल कफ क्यों होता है, क्योंकि रस धातु की उत्पत्ति के समय स्व कार्य करने जीर्ण हुए रस धातु को मल रूपी कफ की उत्पत्ति करते हैं। रक्त का मल पित्त क्यों होता है, क्योंकि रक्त धातु की उत्पत्ति प्रक्रिया में तथा जीवनीय कार्य के क्षीण हुए रक्त धातु को इस मल रूपी पित्त की उत्पत्ति करता है। और अन्न का मल वायु क्यों होता है, क्योंकि अन्न भजन प्रक्रिया में सारे के भजन कौन करते हैं, अपन वायु करते हैं, तो वायु एक मल रूपी वायु की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, समझा। बस इतना ही था आपका वंश और सीरीज का दोष चैप्टर, ठीक है, इतना ही था आपका दोष
वन शॉट सीरीज। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा दो वन शॉट सीरीज खत्म होता है। ओके, अब आपको मेरे स्क्रीन साइड में दिखेंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक पहले से क्या आपको दिख रहा होगा, दोषों की गति का विस्तार वर्णन कीजिए। तो पहले ऐसे क्यों बन सकता है। दूसरा ऐसे क्यों, ऋतु दोष संबंध। तीसरा ऐसे क्यों, रसगुण संबंध, रसदोष संबंध। दूसरा ऐसे क्यों, तीन ऐसे क्यों हो गए, रसदोष संबंध। और एक चौथा है कि ऐसे क्यों, प्राकृत दोष और प्राकृत दोष में अंतर बताइए। ठीक है, ये चार ऐसे क्यों आपको यहाँ से, ये चार ऐसे क्यों में से कौन से भी एक ऐसे क्यों आपके आने वाले मार्च 2026 यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से इन चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा ऐसे क्यों। ठीक है, और यहाँ से दो एमसीक्यू फिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब 7 मार्क, इस चैप्टर से 7 मार्क फिक्स है। ओके, सो आपको मेरे क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लो। वैसे तो मैं पीडीएफ क्वेश्चन का पीडीएफ में प्रोवाइड करता है जो सेपरेटली। ठीक है, और आईएमपी श्लोक्स में ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, कौन कौन से श्लोक यहाँ से इंपॉर्टेंट है लर्न करना। वैसे तो कौन से भी श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2-3 है जो आपको लर्न करके लिखना भी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। ठीक है, ओके चलो, तो आज लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने आज का लेक्चर में जितना रिवाइज करा है, जितना रिवाइज करवाया है, उतना ही अगर आप पढ़ लेते हो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, तो आपको, और मैं जो 4 क्वेश्चन बताए वो 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, नोटबुक में लिख लो, उसके आंसर्स बना के रख लो अभी सही। तो आपको आगे, तो आपको रिवाइज करते वक्त ऑन द टाइम रिवाइज करते आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बाकी मैं तो हूँ, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो कोई डाउट रहा तो, एग्जाम से रिलेटेड या इस रिविजन से रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे आपको। देखो, मैं नोट्स प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास पहले से नोट्स हैं, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास पहले से नोट्स बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलो, तो थैंक यू।